हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है दैट इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं जब भी दो लाइट वेव्स जो कि कोहेरेंट हो, जब वो दो स्लिट से ऐसे करके निकलती थी तो वहां पे क्रस्ट क्रस्ट पे गिरता था, ट्रफ ट्रफ पे गिरता था, उसके कारण आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी। जब ट्रफ क्रस्ट पे गिरता था या क्रस्ट ट्रफ पे गिरता था उस समय आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी और वहां पे आपकी फ्रिंजेस बनती थी बेसिकली लाइट की, यानी कि बैंड्स बनते थे लाइट के। आज हम कंडीशन मैथमेटिकल कंडीशन ड्राइव करेंगे जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है उसकी कंडीशंस को देखेंगे। आज का टॉपिक ये है। उसके लिए कंसीडर कर लो आपकी दो वेव्स है जो कि दो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही हैं। वो सोर्स ऑफ लाइट के यहाँ आपकी कोहेरेंट है, ठीक है। अब पहला जो सोर्स ऑफ लाइट की जो आपकी वेव आ रही है उसकी क्या कितनी वैल्यू है, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। इक्वेशन क्या दे दी हमने फर्स्ट। और दूसरी जो है वो है y2 इक्वल्स टू v sin ओमेगा t प्लस 5। क्योंकि दोनों के बीच में कितना हमने फेज डिफरेंस रख दिया, 5 फेज डिफरेंस रख दिया। दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस हमने पढ़ा था ना, जहां तो फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, जहां कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये 5 क्या आपका कांस्टेंट है। ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है a और y2 का एम्पलीट्यूड कितना है b। ये भी क्या है साइन, ये भी क्या है साइन। इसकी एंगल कितनी है ओमेगा टी, इसकी कितनी है ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी सेकंड। यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ क्या है, रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड है किसके, y1 एंड y2 के। फाई क्या है आपका कांस्टेंट फेज एंगल है बाय विच सेकंड वेव क्या कर रही है, सेकंड वेव क्या कर रही है, लीड कर रही है किसको, फर्स्ट वेव को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट जो वेव बनेगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा, वो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वेक्टर सम होता है। तो y1 की वैल्यू कितनी है a sin ओमेगा t और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी b sin ओमेगा t प्लस 5। साइन a प्लस b का हमें फार्मूला पता है ना, साइन a प्लस b का हमें फार्मूला पता है। उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे b आपका बाहर ही रहेगा, बाकी वैसी की वैसी टर्म आ गई। ये देखो वैसी की वैसी टर्म आ गई, y का y आ गया। अब ये बीच में प्लस था तो ये वो प्लस आ गया, b का b आ गया। अब इसको हमने ओपन कर देना, तो क्या फार्मूला होता है साइन a प्लस b का फार्मूला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या फार्मूला होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फार्मूला होता है साइन a प्लस b का। उसी चीज को यूज करते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह आपका क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस 5 प्लस क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी साइन 5। इस फॉर्मूले को यूज किया हमने इसके अंदर, तो ये बन गया आपका। ब्रैकेट को ओपन कर दो, बाकी वैसे का वैसे चलता रहेगा। प्लस तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ऊपर किया क्या हो गया, बी साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब साइन ओमेगा टी इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लो। इधर क्या बचेगा, ए और इधर क्या बचेगा, बी कॉस 5 बचेगा। ठीक है, ए प्लस बी कॉस 5 बचेगा और बाहर क्या निकाल लिया आपने, साइन ओमेगा टी। और इधर क्या है आपका, बी कॉस ओमेगा टी साइन 5। ये इक्वेशन नाम दे दिया हमने ए। अब हमें पता है, वी नो दैट रिजल्टेंट ऑफ टू वेव, अगर कोई भी दो वेव्स होंगी आपकी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, कोई भी दो वेव्स है आपकी, उनके जब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ओके, कोई भी दो वेव्स हो, उनकी जब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, दो साइन वेव्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी क्या बनेगा आपका, साइन वेव ही बनेगा। क्या बनेगा आपका, साइन वेव ही बनेगा। दो साइन वेव्स हैं, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगी आपकी, साइन वेव होगी। और जो न्यू साइन वेव बनेगी, यानी कि जो न्यू रिजल्टेंट बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड मान लो कितना है आपका, आर है, और उसका फेज डिफरेंस कितना है, थीटा है। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है, वो दिया जाएगा y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड बाहर आता है, फिर आता है आपका साइन, फिर आती है आपकी एंगल जो कि ओमेगा टी है, प्लस क्या आता है, फेज डिफरेंस। क्या बोला मैंने, y क्या है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपकी, फिर क्या होता है एम्पलीट्यूड इनटू साइन, एंगल क्या होती है ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस। तो y क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना आपका, r मानना हुआ है आपने तो r आ जाएगा। फिर क्या होता है आपका साइन,
तो साइन आ जाएगा। फिर क्या होता है ओमेगा टी, फिर क्या होता है फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस कितना मानना आपने, थीटा मानना, तो क्या हो जाएगा थीटा। ये जनरल आपकी इक्वेशन होती है लिखने की, ठीक है, रिजल्टेंट वेव की। अब इसको फिर से वही साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, बी। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करो, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करो। इक्वेशन ए क्या थी आपकी, इक्वेशन ए थी आपकी ए बी कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस फिर क्या था बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो कंपेयर करते हैं इक्वेशन बी को, बी में देखो क्या है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी और ये टर्म y का y इधर है, इधर भी y है, इधर भी y है, इधर क्या है साइन ओमेगा टी है, ध्यान से देखना साइन ओमेगा टी है, इधर भी क्या है साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे r cos थीटा, और यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी कॉस फाइव, a प्लस बी कॉस फाइव किसके बराबर हो जाएगा आपका r cos थीटा के बराबर। r cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी कॉस फाइव। दूसरी टर्म यहाँ भी आपका क्या है cos ओमेगा टी, और यहाँ भी आपका क्या है cos ओमेगा टी, और इधर क्या है r साइन थीटा, और इधर क्या है आपका b cos साइन फाइव। तो b साइन फाइव किसके बराबर होगा, b साइन फाइव होगा आपके बराबर r cos थीटा के, r cos सॉरी r साइन थीटा के। ये इक्वेशन आपकी थर्ड होगी, ये इक्वेशन आपकी फोर्थ होगी। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को आपने क्या करना है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है। क्या कर देना स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, और उनको क्या कर दो ऐड कर दो। इक्वेशन ये क्या है a प्लस बी का a प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है b साइन फाइव, तो इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इक्वल्स टू इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आपका आर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस करके, इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर की बात करते हैं, इधर क्या होगा, इधर ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा, क्योंकि इसका पूरा ये पूरी की टर्म क्या है बी है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, प्लस टू ए बी होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस टू ए ये आएगा, और बी आपकी ये पूरी टर्म है, तो क्या आ जाएगा प्लस टू ए बी कॉस फाइव आ जाएगा। फिर इधर बी साइन स्क्वायर फाइव भी था, तो वो बी स्क्वायर साइन फाइव भी आ जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा। और इधर देखते हैं क्या होता है, इधर देखो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और इधर क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो ये टर्म ए स्क्वायर की ए स्क्वायर ऐसी आ गई, प्लस टू ए बी कॉस फाइव वैसे की वैसी आ गई, इसको और इसको दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होगा आपका वन होगा, तो बचेगा क्या आपका सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये तो वन है, तो क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या है टू ए बी कॉस फाइव, तो टू ए बी कॉस फाइव इक्वल टू किसके बराबर आपका आर स्क्वायर के बराबर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सी इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, है ना, दिख रहा होगा अभी। तो हमारे पास क्या आ चुका था, हमारे पास आ चुका था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आर किसके बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव हो जाएगा। आर क्या था आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो न्यू वेव बनेगी, और आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव अकॉर्डिंग टू रेलेग प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है आपका आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका इंटेंसिटी कितनी बचेगी, इंटेंसिटी विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। फिर से बता रहा हूँ इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि आर के स्क्वायर के, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव।
यही आपको रिजल्ट निकालना था, एक ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, आगे डेरिवेशन करेंगे। अब इसको नहीं करनी, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां तक करना है। आगे कुछ हम कंडीशंस पढ़ेंगे जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो हमें पता है इंटेंसिटी जब ज्यादा होगी तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब इंटेंसिटी लाइट की कम होगी तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये बात समझ आती है हमें। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए आपको पता है इंटेंसिटी का क्या फार्मूला है, मैं तो चलो साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको डेरिवेशन में यहाँ पे मदद हो। इंटेंसिटी का क्या फार्मूला आया हमारा अभी, आई इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेव का क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, यही आया ना। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। आई की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू सारी वैल्यू क्या हो जाए, ऐड हो जाए। कॉस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, +1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। यानी कि कॉस फाई को हर हाल में कितना होना पड़ेगा, +1 होना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम होना पड़ेगा। तभी आर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्योंकि आई आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। कब, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ये कितना होता है, +1 होता है। और कॉस फाई +1 कब होता है, जब ये फाई जो है, ये जो एंगल जो है, फेज डिफरेंस जो बेसिकली है आपका, फाई क्या था, फेज डिफरेंस। ये जो फेज डिफरेंस है जहां तक कितना होगा, 0 डिग्री, या कितना होगा 2 पाई, या कितना होगा 4 पाई, या कितना होगा 6 पाई। नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ। भाई ये 1 कब होता है, +1 कब होता है, जब यहाँ पे होती है वैल्यू, यानी कि 0 डिग्री, कॉस फाई की वैल्यू, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू। जब ये पूरा राउंड मार के आएगी तो 2 पाई हो जाएगा। जब ये अगला राउंड मार के आएगी 4 पाई हो जाएगा। जब ये अगला राउंड मार के यहाँ पे आएगी फिर कितना हो जाएगा, 6 पाई। फिर अगला मार के आएगी तो 8 पाई। इस तरह से काम करता है ना। कोऑर्डिनेट से कितनी बार समझाया मैंने। तो हमें बात समझ आई कि ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस फाई की वैल्यू 0, जहाँ 2 पाई, जब 4 पाई, जहाँ 6 पाई होगी। और ये 0, 2, 4, 6 ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, बताओ मुझे। ये क्या है आपके, इवन नंबर। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इन नंबर्स को कैसे लिख सकता हूँ, पाई तो हर के साथ है तो पाई तो रहेगा। और साथ में हर के साथ हर नंबर क्या है, 2 का मल्टीपल है। हर नंबर क्या आपका 2 का मल्टीपल है, तो 2 आ गया। और साथ में n, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। 1 पुट करोगे तो 2, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 6, 4 पुट करोगे तो 8। यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये आपकी एक इक्वेशन होगी जो कि बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होगी, ठीक है। ओके, अब ये तो होगी फेस की वैल्यू। अब मान लीजिए एक्स क्या है आपका, पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स। जो दो वेव्स थी y1 और y2, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना एक्स है। हमें पता है 2 पाई किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर, है ना। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है आपकी वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ कब बनती है, जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि 2 पाई वैल्यू हो जाती है। तो 2 पाई किसके बराबर होता है आपका, लैम्डा के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो पाथ डिफरेंस अगर आपको निकालना होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद फेज डिफरेंस। तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, क्योंकि ये क्या है, एक किस्म का डिस्टेंस है। ये भी क्या है, फेज, और ये भी क्या है आपका फेज। तो इधर आपने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 की वैल्यू अभी भी आप ड्राइव करके आए हो, कितनी थी, 2n पाई थी। तो इधर वैल्यू पुट कर दो 2n पाई, 5 की जगह। 2 पाई कट जाएगा, 2 और पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, n लैम्डा। एक्स कितना बचेगा आपका, n लैम्डा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, दिख रहा होगा। तो चलते हैं, एक्स की वैल्यू देखते हैं कितनी आई हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है n लैम्डा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और n की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है,
देखिए, हाँ, तो एन की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले मान ली थी और ये हमारे पास आ गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहीं से हमारी स्टेटमेंट बनेगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है। अब कंस्ट्रक्टिव की हमें दो कंडीशंस मिल गई है, एक किस भी हाफ पे, जब एक किसके भी हाफ पे मिली आपको कंडीशन, फेज डिफरेंस के हिसाब से, और दूसरी कंडीशन आपकी किसको भी किसके भी हाफ पे मिली आपको, दूसरी भी मिली आपकी, ये क्या आपका एक्स क्या था आपका, पाथ डिफरेंस के हिसाब से। तो पहली कंडीशंस को समझते हैं, क्या बोलता है, एक सेकेंड, कुछ ज्यादा मैंने हाईलाइट कर दिया और पीछे वाली स्लाइड में भी हाईलाइट हो गया था, उसको ठीक कर देते हैं पहले। हाँ, ओके, ऑल राइट। हाँ, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट इज द फेज डिफरेंस, यानी कि फाई, और ये तो गलत है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना आपको, और ये भी नहीं लिखना है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होती है एक पॉइंट के ऊपर, वो क्या कब होती है, इज दैट फेज डिफरेंस, जो आपका फेज डिफरेंस होगा दो वेव्स के बीच में, बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट दैट पॉइंट शुड बी जीरो और इवन इंटरवल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं, जब फेज डिफरेंस जो आपका होगा वो जहां तक क्या हो जाए जीरो, जहां तक कितना हो जाए फेज डिफरेंस जीरो, जहां क्या हो जाए इवन इंटरवल मल्टीपल, इवन ये क्या नंबर है आपके, इवन इंटरवल मल्टीपल, तो जहां तक क्या हो जाए इवन इंटरवल मल्टीपल ऑफ किसका, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, पाई, इवन इंटरवल मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट दैट पॉइंट शुड बी जीरो, ज्यादा फेज डिफरेंस कितना हो, जीरो, जहां इवन इंटरवल मल्टीपल होगा किसका, पाई का। दूसरे तरीके से पाथ डिफरेंस के हिसाब से भी समझा सकते हैं, कैसे, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट द पॉइंट शुड बी जीरो, ज्यादा ये कितना हो जाए जीरो, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो, या कितना होगा ये, एन क्या है आपके, 0 1 2 3, तो 1 2 3 नंबर चलता है ना, तो ये क्या इंटीजर, तो जहां तक क्या होगा का इंटरगल मल्टीपल ऑफ किसका, ये क्या होती है आपकी लैम्डा वेवलेंथ, इंटरगल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। तो दो तरीके से समझा कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्या पहली क्या, जब आपका फेज डिफरेंस क्या हो दो वेव्स के बीच में, जहां तो जीरो हो, जहां इवन इंटरगल मल्टीपल होगा पाई का, जब पाथ डिफरेंस जो है दो वेव्स के बीच में वो क्या होगा, जीरो होगा, जहां तो इंटरगल मल्टीपल होगा किसका, फुल वेव लेंथ का। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। अब हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन देख लेते हैं, सेम उसके जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे उसमें हमने देख पढ़ा था केस कि आपका, ये देखिए, ये देखिए ये फार्मूला था, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कॉस की वैल्यू +1 होगी, तो कंस्ट्रक्टिव यानी कि +1 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव बनानी है तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, यानी कि cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, और -1 की कंडीशन लाने के लिए हमें एंगल देखनी पड़ेगी, यानी कि क्या है ये फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना होना चाहिए। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई शुड बी क्या होनी चाहिए, आई शुड बी मिनिमम, और मिनिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि -1 होनी चाहिए। और ये -1 कब आती है, ये -1 आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ की मदद से, कहाँ पे दिखती है आपको ये नेगेटिव, यहाँ पे 180 डिग्री पे, यानी कि यहाँ पे पाई पे, ये पूरा घूम के आएगा, पूरा एक चक्कर काट के आया, तो पूरा एक चक्कर कब कटेगा, जब 2 पाई, पाई तो पहले ही था, +2 पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई, फिर से एक और चक्कर करके आएगा तो +2 और करो, 2 पाई और करो तो कितना होगा, 5 पाई, फिर से एक और चक्कर यहाँ काट के आएगा तो +2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 पाई। बात समझ आ रही होगी। तो यहां से हमें बात समझ आई, ये फाई की वैल्यू कितनी, ज्यादा पाई हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो, या 7 पाई हो, या 9 पाई हो, जब ऐसी वैल्यूज होंगी किसकी, फाई की, तभी cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव, यानी कि मिनिमम। जब ये मिनिमम होगी तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाई को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, कैसे, 2n - 1 पाई, है ना जनरल कंडीशन इसकी,
ये होगी इसकी जनरल कंडीशन। वेयर आपकी n की वैल्यू कितनी होगी, आपकी n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। 1 की वैल्यू पुट करके देखो इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 पाई हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। 2 पुट करके देखो यहाँ पे तो 4 - 1 करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। 3 पुट करके देखो 6 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है इसका लिखने का। दूसरा तरीका होता है 2n+1 फार्मूला भी होता है इसका। इस कौन से नंबर है, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर के फार्मूला है। ऑड नंबर का फार्मूला लिखने का दूसरा फार्मूला क्या है, 2n+1। जब 2n+1 यूज करोगे तो n की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी। 0 रख डालो इधर देखो, तो ये कितना हो जाएगा 0, जहां बचेगा 1 यानी कि पाई। 1 पुट करो तो कितना आएगा 2, 2+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई। 2 पुट करके देखो तो कितना हो जाएगा 4, 4+1 5। तो ये आपको फार्मूला, जब आप n की वैल्यू 1 से शुरू करोगे तो फार्मूला ये वाला लगेगा, जब वैल्यू आप 0 से पुट करोगे तो फार्मूला ये वाला लगेगा। दोनों सही है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो जो मैंने हाईलाइट किया वो वाला रख लेना आप, और स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हो आप, ठीक। अब जैसे वहां पे पाथ डिफरेंस देखा था, यहाँ भी पाथ डिफरेंस देखना। एक्स क्या मान लीजिए पाथ डिफरेंस है, 2 पाई आपको पता है किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई। फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, 5 के साथ। और यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 2n-1 इंटू पाई। एक पाई और एक पाई कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2n-1, 2n-1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 बचा। यानी कि इस बार क्या है, हाफ वेवलेंथ है। और 2n-1 क्या होता है आपका, क्या होता है अभी आपका ऑड नंबर, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आपको इस बार फिर से फेज डिफरेंस मिल गया और पाथ डिफरेंस मिल गया। अब आप स्टेटमेंट लिख सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जैसे उस समय लिखी थी। तो देखते हैं, इजी है। तो क्या है, हेंस कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट द पाथ डिफरेंस शुड बी, ये वाला ना ये काट दो, ये जरूरत नहीं है, ये सही नहीं है, ये नहीं लिखना आपको, ये कुछ नहीं लिखना है, यहां से लेके यहां तक। और ये भी नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। ओके, शुड भी कितना होना चाहिए, अभी देखो ऊपर देखिए क्या होना चाहिए, ऑड इंटरगल मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या है, ऑड नंबर बताता है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, पाई। तो ये हम वही तो बोला है, ऑड इंटरगल मल्टीपल ऑफ पाई। एंड पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, शुड बी ऑड। ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड इंटरगल मल्टीपल ऑफ किसका, हाफ वेवलेंथ। ये होती है आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की स्टेटमेंट कंडीशन। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस टॉपिक में से, तो उसके लिए कुछ फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स जिसको मैंने लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ के आए, इसमें बताना है कि आर कितना आया था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। मैक्सिमम के लिए कॉस फाई कितना होना चाहिए आपका, +1 होना चाहिए। जब ये +1 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और ये क्या है, फार्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर कितना बचेगा आपका, a प्लस बी बचेगा। आर कितना बचेगा, एम्पलीट्यूड कितना बचेगा आपका, है ना, आर कितना बचेगा आपका, a प्लस बी। कब, मैक्सिमम कंडीशन के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। मिनिमम केस के लिए यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई कितना था, -1। और यहाँ पे -1, जहाँ पे -1 पुट करोगे इसकी जगह क्या आ जाएगा, -2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। और फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा, तो क्या बचेगा, आर की वैल्यू आपकी बचेगी कितनी, आर की वैल्यू बचेगी ए, आर इक्वल्स टू a माइनस बी। समझ आ रही होगी, ओके। और क्या पता है आपको, आपको ये भी पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम जब निकालना होगा आपको, तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई क्या है आपका, इंटेंसिटी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, a माइनस बी आई थी, तो जो कि उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि r का क्या होता है, स्क्वायर इंटेंसिटी के केस में। तो r कितना हो जाएगा आपका, आई कितनी हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आएगी कि इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3-4 फार्मूले मैंने बता दी, इजी है, एक दूसरे से डिराइव हुए हैं। अब कई बार वो रेशियो दी होती है, उसने रेशियो क्या दी होगी, बोल लगा
आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू किसके बराबर होगा, अभी अभी हम निकाल के ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होगी इसकी फॉर्मूले, जिसकी मदद से आपके सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें से एक और आपका फॉर्मूला है जो कि क्या है, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर क्या है, मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज करता हूँ। ए स्क्वायर क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का। बी स्क्वायर क्या है, आपका एम्पलीट्यूड आपका सेकंड वेव का। I1 क्या है, आपका इंटेंसिटी है फर्स्ट वेव की। I2 क्या है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। W1 क्या है, बिट्स है ना, ऐसे करके सिल्ट बनाई थी हमने, वहां से ऐसे लाइट निकली थी फर्स्ट बिट ऑफ सिल्ट, और दूसरी सिल्ट बनाई थी जहां से ऐसे लाइट निकली थी, वो बिट्स है सेकंड बेस की। जिसको नहीं याद आ रहा है मैं बता दिखा देता हूँ, हमने ये कंडीशन की थी कैसे बनती है इंटरफेरेंस। ये देखो, है ना, एक ये सिल्ट होती थी, एक ये सिल्ट होती थी। इसकी बिट्स कितनी है W1, इसकी बिट्स कितनी है W2, ये बोला हुआ वहां पे। कई बार इन सिल्ट की बिट्स दी होती है, तो जब बिट्स दी होती है उसके हिसाब से न्यूमेरिकल होता है। तीन चीजें दी होगी, चौथी चीज आपको फाइंड करनी होगी, बस ये है। दिखा देता हूँ। तो ये फार्मूला आपको ये दिमाग में रखना है, क्या चीज दी है उसके हिसाब से आप फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल्स हैं, ये करनी है आपने। सिंपल सिंपल चीजें दी होगी, सॉल्व किया हुआ सारा कुछ आपने कर लेना है, इसको कर लोगे। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, देखिए मैं समझा भी देता हूँ। चलिए, क्या बोलता है, दो सिल्ट्स हैं जंग एक्सपेरिमेंट्स में, जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने, तो उसकी बिट्स दी हुई है 1:4 और रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। आपको बिट्स दी हुई है, आपको बिट्स की रेशियो दी हुई है, आपको फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी की रेशियो फाइंड करनी है। आपको पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बिट्स ऑफ स्लिट के, ये याद रखना है आपने। और आई आपको ये भी पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए स्क्वायर के। अगर ये नहीं याद है तो मैंने अभी ये फार्मूला भी बताया था, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताया। W1 अपन W2 दिया आपको कितना है, 1/4, और ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। अगर ए अपन बी निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? उसने क्या बोला है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेव की नहीं पूछी हुई उसने, उसने मैक्सिमम एंड मिनिमा पूछा हुआ है। मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होता है, अभी बताया था मैंने, आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली। समझ आ रही है बात? तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो यहाँ स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, बी को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो बी किसके बराबर आ जाएगा आपका, 2a के बराबर आ जाएगा। आई मैक्स अपन आई मिन कितना होता है, ये फार्मूला भी बताया मैंने, वहां लिखा है। तो ए की वैल्यू तो ए रख दी, बी की जगह क्या रख दिया मैंने, 2b रख दिया, 2a रख दिया। यहाँ ए है, जहाँ क्या -2a हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a, जहाँ क्या हो जाएगा -a। ए आपका कैंसिल हो जाएगा, स्केयर कोई भी माइनस और पॉजिटिव का स्केयर क्या कर देता है उसको पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3, तो यहाँ क्या आएगा 3 का स्केयर कितना आएगा 9। आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना हो जाएगा 1/9/1, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और भी न्यूमेरिकल है, इसको देख लेना, इजी है बहुत ज्यादा, देख लेना इसको, नहीं समझ आएगी मुझे पूछ लेना, ठीक है। पर ये आपके जेके बॉस में आएगा नहीं ऐसा वाला न्यूमेरिकल, जो पहले करवाया वो इजी, वो था आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इससे भी इजी देखने को मिलते हैं। अगर ये वाला कर लिया तो बाकी समझ आ जाएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, कोई भी डाउट होगी तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।